हेलो हेलो माइक चेक। क्या ऑडियो वीडियो आ रहा है सभी को? हेलो चल ठीक, ओके फाइन फाइन। हाँ भाई, तो वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे है सभी, क्या हाल चाल, कैसे है आप? नागेश, विवेक, मोनू, राम, अंतिमा, धनलक्ष्मी, पुष्पांजलि, विजय सागर, सचिन, प्रियंका, करीना, आयुष, अर्चना, खुशनुमा, पलक, राजकुमार, पल्लवी, उपेंद्र, कैसे सभी, क्या हालचाल सभी के? अभिषेक, दिव्यांशी, फरहीन, माही, गुलफान राणा और राजेश। चलिए, तो बेसिक मैथ्स, हाँ बेसिक मैथ्स तो सुबह पढ़ा रहे थे ना, बेसिक मैथ्स अभी थोड़ा ना पढ़ाएंगे भाई। सुबह जो क्लास हो रही थी वो बेसिक मैथ्स की क्लास थी, है ना। और वो जो सुबह क्लास थी, वो सुबह वाली जो क्लास है वो बैकलॉग सीरीज चल रही है ना, वो इस हफ्ते चलेगी पूरी। बढ़िया है बेटा, सब मस्त मजे में, एकदम बढ़िया। चल, हाँ मिस्टर दीपक, सॉरी डॉक्टर दीपक, आपका भी कमेंट आ रहा है। हम बढ़िया है, मस्त मजे में। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। सरल रेखा में गति, लेक्चर नंबर 3। यूट्यूब पे क्यों पढ़ा है बेटा? यूट्यूब पे इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि दुनिया में लोग बोलते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है ना। तो बस ये थोड़ा बता दे दुनिया वालों को कि हम जो बोल रहे हैं वो कर दिया है हमने। अभिषेक शर्मा, बैच ए स्टार बैच, हाँ ए स्टार बैच बन गया है, उसके लिए एक अलग से बैच बन गया। तो आज से बच्चे उसमें ऐड होना शुरू हो गए हैं। तो मतलब वो ऐसा होता है कि मतलब प्रोसेस होता है उसका, जैसे हमने आपको ऐड कर दिया तो एकदम से आप उस बैच में नहीं दिखोगे। मतलब कोई भी बैच में, जैसे आपने जब आरएम बैच भी लिया होगा तो आपने ऐसा देखा होगा ना कि आपने आज पेमेंट करा तो हो सकता है कुछ कुछ का एकदम तुरंत ही बैच चालू हो जाता है, कुछ कुछ का दोपहर तक या आधे 1 घंटे बाद होता है, कुछ का 2 घंटे बाद, कुछ का 1 दिन बाद बैच चालू होता है। तो बैकएंड पे प्रोसेस रन होता है, वो एक एक करके सारे बच्चों को ऐड करते जाता है वो प्रोसेस। तो प्रोसेस चालू कर दिया है। तो ए स्टार बैच जिसके 500 से ज्यादा मार्क्स है ना, हमने कोशिश करी 450, लेकिन 450 मार्क्स में मतलब क्योंकि टेस्ट भी बहुत इजी था, ठीक है। और इसके अलावा जो फिजिक्स में, स्पेशली केमिस्ट्री में भी और बायो में भी पार्सर बोले थे कि बहुत इजी टेस्ट था, तो इसलिए 500 के नीचे तो मतलब बनता नहीं है। वैसे अगर नीट की बात करें तो 600 के ऊपर रखना चाहिए था, लेकिन अभी पहला टेस्ट था इसलिए हमने 500 रखा है। जिन बच्चों का होगा उनको कल तक या आज इवनिंग तक या कल सुबह तक ए स्टार बैच दिखने लग जाएगा। जिनको नहीं दिखा या जिनको पता है कि मेरे मार्क्स किसी कारण कम रह गए थे, अच्छा एक और बात है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके 500 से ज्यादा मार्क्स हो लेकिन आपकी अटेंडेंस वगैरह कम रही हो, या आपके होमवर्क पूरे नहीं करे हो आपने, या आपने टेस्ट देते वक्त टाइमिंग के साथ छेड़छाड़ी कर दी है ना। मतलब हम लोग टाइम भी निकालते हैं कि आपने कितने बजे टेस्ट चालू किया था, कितने बजे टेस्ट खत्म किया, मतलब हर एक क्वेश्चन का डाटा होता है कि इस क्वेश्चन पे इतनी देर में आपने क्लिक किया था। तो अगर आपने उसमें ज्यादा देरी लगा दी होगी या होमवर्क टाइम से कंप्लीट नहीं किया होगा या क्लासेस पूरी अटेंड नहीं करी होगी तो हो सकता है कि आपका भी ना दिखे ए स्टार बैच, है ना। तो सारे मापदंड लिए गए हैं, ठीक है। चल, और जिनका नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 2 हफ्ते की बात है क्योंकि 1-1.5 हफ्ता ऑलरेडी बीत चुका है। इस संडे फिर से टेस्ट होगा, तो इस संडे, हाँ भाई मंडे को ही बोल रहा हूं, इस संडे को टेस्ट है और इस संडे को जो टेस्ट होगा उसमें मात्रक और मापन पूरा आएगा और सरल रेखा में गति में अभी जितना पढ़ा दूंगा उतना आएगा। तो 90% चांसेस कि सरल रेखा में गति भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो सरल रेखा में गति भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके ये पूरा आएगा ही आएगा।
तो इस टेस्ट में आप अपने मार्क्स 500 550 के ऊपर ला सकते हैं, और उसके अलावा आपके मार्क्स अगर 500 550 के ऊपर आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली ए स्टार बैच में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब हमने प्रोग्राम कर दिया है कि ऑटोमेटिक हो जाएगा ये अब, कि हर एक टेस्ट में, मतलब ऐसा है कि किसी की मर्जी नहीं चलेगी यहां पर, है ना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, काफी सारे बच्चे आके बोलते कि नहीं सर हमें ऐड कर लो, नहीं सर मुझे भी ऐड कर लो, सर मेरे 2 नंबर कम रह गए तो मुझे भी ऐड कर दो। अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप मुझे बोलो, कामेश सर को बोलो, पार सर को बोलो, रो, हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाओ, या आप विनती करो, आप प्लीज बोलो, 50 बार प्लीज बोलो, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टेक वालों ने उस पे एक ऐसी लिमिट लगा दी है कि वो किसी के हाथ में नहीं है। अब वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। वो ऑटोमेटेड प्रोसेस हो चुका है। जैसे, है ना, इसके बहुत सारे एग्जांपल, जैसे अगर मान के चलो कि तुमने ट्रेन की टिकट में पैसे जैसे ही पेमेंट कर दो, तुम्हारा टिकट बुक हो गया, उसके आगे तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जाके सीधे ट्रेन में बैठना है तुम्हें। या इसके अलावा तुमने एक बार बैच ले लिया, अपने आप रोज की क्लासेस आती जाती, अपने आप रोज का होमवर्क होते जाता, तो वो सब ऑटोमेटेड है, ठीक है। तो उसमें अब हमारी दखल अंदाजी नहीं है। हमने टेस्ट बना दिया, तुमने आंसर किए, उसके बाद में रिजल्ट अपने आप जनरेट हो जाता है। चल, हाँ भाई, हाँ, बेसिक मैथ्स लेकिन कम क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर्स के आएंगे बेटा। बैकलॉग सीरीज, अगर आपका कोई भी चैप्टर छूट गया था तो मॉर्निंग टाइम पे सुबह 12 बजे क्लासेस चल रही है उसकी बेटा। अटेंडेंस आप क्लास में रोज आ रहे हैं, वही अटेंडेंस लग जाएगी आपकी। चलिए, तो सरल रेखा में गति लेक्चर नंबर 3। कल की क्लास में हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी थी चाल के ऊपर। चाल में हमने बहुत सारी बातें समझी थी। हमने ताक्षणिक चाल समझा था, हमने ताक्षणिक के साथ ही साथ औसत चाल भी समझा था, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करे थे हमने। अब आज की क्लास, हाँ, नारायण शर्मा बेटा चिंता ना करो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, मैंने बोला था कि आज की क्लास के बाद में बन जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अटेंड कर लीजिए, आपको जो सवाल थे वो भी बनने लग जाएंगे। तो आज की क्लास में अब हम वेग पढ़ने वाले हैं और त्वरण पढ़ने वाले हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट सी बातें हमें पढ़नी है। तो बिना समय खराब किए हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे 2-3 मिनट में। फटाफट बताता हूं चाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें पढ़ी थी हमने। चाल में हमने सबसे पहले बात पढ़ी थी कि चाल होता है दूरी बटा समय। इसमें हमने इसका मात्रक पढ़ा था मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करना सीखा था। इसके अलावा साथ ही साथ हमने इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट सी बातें देखी थी कि सर चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। तो चाल सदैव पॉजिटिव होती है, चाल नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती जो भी वस्तु गतिमान है उसके लिए। कृपया मेरी बातें ध्यान से सुने। इसके अलावा हमने फिर देखा था कि सर चाल में एक समान चाल और असमान चाल हो सकती है। बराबर दूरी बराबर समय में तय कर रहा है, मतलब एक समान चाल है, और अगर दूरी बराबर नहीं है, समय अंतराल बराबर होता है कि पहले 5 मीटर, फिर 8 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 4 मीटर, हर एक सेकंड में अलग अलग दूरी होगी, तो यह असमान चाल होगी। फिर हमने समझा था कि ताक्षणिक चाल और औसत चाल क्या होती है। औसत चाल में देखा था कुल दूरी बटे में कुल समय, और ताक्षणिक देखा था ds/dt या dx/dt। हमें अगर xt का समीकरण है तो उसको अवकलित करना पड़ेगा, और किसी क्षण पे हमें किसी समय पर या किसी विशेष समय पर हमें वेग मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने 2 और इंपॉर्टेंट सी बातें देखी थी औसत में। औसत में हमने देखा था कि सर अगर बराबर दूरियां हो तो फॉर्मूला लिखेगा 2v1v2/v1 + v2, और अगर समय बराबर हो तो v एवरेज हो जाएगा v1 + v2/2। तो ये सारी बातें हमने देख ली थी, जान ली थी, पहचान ली थी और समझ ली थी। एब्सोल्यूट टर्म मतलब होता है बेटा निरपेक्ष, मतलब किसी दूसरी चीज पर निर्भरता नहीं है उसकी, ठीक है। जैसे एब्सोल्यूट, जैसे अगर मान के चलो कि तुम टेस्ट में 550 लेकर आते, तुम्हारा एब्सोल्यूट मार्क्स 550, तुमने कहीं से चीटिंग मीटिंग नहीं करी, किसी पर भी तुम आश्रित नहीं थे, तो खुद की मेहनत से 550 नंबर लेकर आए, एब्सोल्यूट मार्क्स तुम्हारे 550 आ गए, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले भी हमने पढ़े थे। जितनी बातें मैंने बताई अभी कितनों ने रिवाइज कर ली थी और कितनों को याद है, एक बार जल्दी से कमेंट्स में लगा देंगे आग, ताकि हम शुरू करें वेग। और बाकी सब बच्चे हेडिंग डालेंगे कॉपी में वेग। वेग क्या होता है? वेग क्या होता है ये वैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं वेग को। तो वेग होता है विस्थापन में समय के सापेक्ष, मतलब समय के साथ परिवर्तन की दर वेग कहलाती है ना। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी
दर आए, मतलब बटे में समय हो जाएगा। तो यहां पर वेग क्या होगा, वेग हो जाएगा सर विस्थापन, विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे में समय। और हमने बहुत सारे तरीकों से विस्थापन निकालना सीख लिया था, तो विस्थापन बटे में समय कर दोगे तो वो हमारे लिए वेग आ जाएगा। अच्छा, इसका मात्रक और विमा क्या आएगी, इसका मात्रक क्या आएगा सर, इसका मात्रक आ जाएगा मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। बात बराबर ही है जैसे हमने चाल में चीज देखी थी। इसी प्रकार से इसकी विमा क्या लिख सकते, क्या कोई होनहार छात्र मुझे इसकी विमा बताएगा? विमा हो जाएगी सर लंबाई या दूरी बटे में समय, या ये हो जाएगा m0 L1 t-1। तो यह इसकी विमा आ जाएगी। ठीक है, तो क्या वेग को लेकर विमा और मात्रक सभी को चमकता है? अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें समझना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वेग कैसी राशि होता है, वेग जो होता है सर सदिश राशि होता है। तो वेग सदिश राशि है तो इसके पास दो चीजें हैं, है ना। क्या क्या है इसके पास? अगर कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है तो इसके पास दो चीजें होंगी, इसका वेग दिखाएंगे तो दो चीजें होंगी। क्या क्या होगा सर? एक होगा परिमाण, मतलब वैल्यू कितनी है, और एक होगा दिशा। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी क्षण पर भी बात करूं तो वेग में दो चीजें होनी चाहिए, क्या? परिमाण और दिशा। अब परिमाण कहां से मिलेगा, परिमाण कहां से आएगा इसमें, है ना। तो परिमाण जो आएगा वो कैसे बता सकते हैं हम? तो सर परिमाण मतलब वैल्यू, तो इसका परिमाण जो है वो कौन देता है? चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। तो अगर मैं परिमाण, अगर वस्तु सीधी रेखा में जा रही है तो किसी भी क्षण पे देखूंगा मैं तो उसका वेग जो होगा, है ना, या उसका जो परिमाण होगा वो चाल से ही मिलेगा हमें। और साथ ही साथ दिशा कैसे मिलेगी हमें? दिशा जो है सर वह हमें जिस भी बिंदु पर हम देखेंगे तो उसके लिए दिशा कैसे देख सकते? दिशा सर अगर इधर जा रहा है तो हम प्लस x बोल सकते हैं, इधर जा रहा है माइनस x बोल सकते हैं, इधर प्लस y बोल सकते हैं, इधर माइनस y बोल सकते हैं। या अगर हम किसी भी पॉइंट पे बात करें तो अगर कोई वस्तु टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जा रहा है तो उस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचकर हम उसकी दिशा निकाल सकते हैं, है ना। तो दिशा क्या होगी? दिशा जो होगी सर, अगर रास्ता सीधा है तो उसमें दिशा बताना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है तो हम स्पर्श रेखा खींचकर दिशा बताएंगे। परिमाण मतलब वैल्यू। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी वस्तु जो है, इसका वेग का एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला कि यहां पर यह चिंटू चला अपनी BMW लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफाड़ेदार रफ्तार से ज़ैं करते हुए आगे बढ़ा। तो अब अगर मैं देखूं तो कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है? सर अगर हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हमने कक्षा 10वीं पास करी है, और अगर नहीं भी करी है तो हमने एसपी सर से मूलभूत गणित पढ़ा है, तो उसमें मैंने बताया था कि इधर प्लस एक्स होता है, इधर माइनस एक्स होता है। तो कौन सी दिशा में जा रहा है? ये जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लस एक्स दिशा में। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर ये इसका परिमाण हो गया या इसकी वैल्यू हो गई, इसका परिमाण हो गया और ये इसकी दिशा हो गई। सॉरी, ये इसकी दिशा हो गई। ठीक है, अच्छा सर, अब अगर मान के चलो ये सीधा नहीं जाता, ये अगर सीधा नहीं जाता, तो सीधा नहीं जाता मतलब कैसा जाता सर? मान के चलो ये ऐसा जा रहा है, कैसा जा रहा है? ये ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर, है ना। अच्छा, ये ऐसा नहीं समझना कि गाड़ी ऐसे ऊपर नीचे उछलती जा रही है, ऐसा समझो कि रास्ता ही टेढ़ा मेढ़ा है ना। मतलब ये ऐसा चला, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दौड़ रहा है। तो अगर ये टेढ़ा मेढ़ा दौड़ रहा है तो इस कंडीशन में हम कैसे पता करेंगे दिशा?
तो दिशा पता करने के लिए स्पर्श रेखा बनानी पड़ेगी। स्पर्श रेखा क्या होता है, बेसिक मैथ्स में बताया था हमने कि स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो किसी भी बिंदु को किसी भी लाइन को एक ही बिंदु पर काटे। जैसे यहां पर अगर मैं देखूं तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या होगी, इस दिशा में स्पर्श रेखा आएगी। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा इस दिशा में आ जाएगी, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा इस दिशा में आ जाएगी। तो क्या होगा, अच्छा इस बिंदु पे देखेंगे तो इस दिशा में स्पर्श रेखा आ जाएगी। तो यह क्या है, स्पर्श रेखा है। तो यह हमें दिशा बता रही है कि सर इसकी दिशा जो है वह कंटिन्यूअसली बदल रही है। दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी दिशा बदल रही है, इसकी दिशा नियत है। तो दिशा क्या है, अगर सीधा जा रहा है तो ठीक है, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाएगा तो हम स्पर्श रेखा से दिशा बताएंगे। किससे बता रहे हैं हम, स्पर्श रेखा से दिशा। स्पर्श रेखा से दिशा बताई जा रही है। ठीक है, अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही मजा आ गया। अब तो अब क्या कर सकते हैं, अब जैसे हमें समझ में आ गया कि वेग के पास दो चीजें हैं। वेग के पास दो चीजें क्या क्या है, वेग के पास दो चीजें, एक दिशा और एक परिमाण। अब मान के चल कि मैंने तुझसे परिभाषा पूछी कि नियत है ना, जैसे अभी हमने नियत और अनियत चाल देखा था पिछली क्लास में, वैसे हम देखेंगे कि नियत और अनियत वेग क्या होता है, या एक समान और असमान वेग क्या होता है। तो एक एक करके समझते हैं कि एक समान वेग क्या होगा गुरुजी। तो देख, वेग के पास दो चीजें हैं, ध्यान रखना, वेग के पास दो चीजें हैं। कौन कौन सी, दिशा और परिमाण। मतलब अगर मेरे को बोलना है एक समान वेग या नियत वेग, क्या बोल रहा हूं मैं, नियत। अच्छा, अब मान के चलो भाई कि अगर हमारे पास एक डब्बे में एक रसगुल्ला है और एक गुलाब जामुन है। हम चाहते हैं कि ये रसगुल्ला और गुलाब जामुन जैसे के तैसे रहे, ठीक। लेकिन अगर इसमें से किसी ने एक रसगुल्ला खा लिया तो क्या अभी भी उस डब्बे में जो था पहले उतना ही बचे रहेगा, या किसी ने एक गुलाब जामुन खा लिया तो क्या किसी को पता चलेगा? हाँ सर, पता तो चलेगा, है ना। क्या कि सर अगर एक रसगुल्ला और एक गुलाब जामुन गायब हो गए तो हम बोलेंगे कि सर उस डब्बे में परिवर्तन आ गया है। क्या आ गया है, उस डब्बे में परिवर्तन आ गया है, चीजें बदल गई है। तो वैसी ही बात है कि वेग के पास दो चीजें हैं, वेग के पास दो चीजें हैं, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि दोनों में से कुछ एक भी बदला तो वेग बदल गया। तुम तो बदल गए हो, अब तुम पुराने जैसे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि तुम जहां देख रहे थे, जो तुम्हारी दिशा थी वो भी बदल गई, और जो तुम्हारा परिमाण था, जो तुम्हारा प्यार था, वो भी बदल गया। ठीक है, तो अगर दोनों में से कुछ एक बदला तो हम बोलेंगे कि वेग बदल गया। अब तुम लोगों को गुलाब जामुन नहीं पता? तुम्हारे गांव में गुलाब जामुन नहीं बने कभी? 3-4 बच्चे पूछ रहे कि सर रसगुल्ले तक तो ठीक था, गुलाब जामुन क्या होता है? भाई अब ये मैं नहीं बता सकता गुलाब जामुन क्या होता है, मेरे को नहीं पता। हाँ, काला रसगुल्ला गुलाब जामुन होता है, बहुत सही परिभाषा है। काला भी होता है, भूरा भी होता है। हाँ, काले रसगुल्ले टाइप मान सकते हो आप ना, या मावा का बनता है भाई, वो तो मावे का बनता है भूरा वाला। हाँ चल कोई बात नहीं, हो सकता कि आपने नहीं खाया हो कभी, आपके उधर नहीं बनता हो गुलाब जामुन। चलो देखो,
अब एक समान वेग या नियत वेग क्या होता है? जब कण के वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित ना हो तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। मतलब ना तो दिशा बदले ना परिमाण बदले। मतलब अगर चिंटू चला BMW लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो वो एकदम सीधा चलता रहे, एकदम सीधा चलता रहे, वो बदले ही ना। मतलब ना तो दिशा बदले ना तो परिमाण बदले, तो हम बोलेंगे कि वो उसका वेग जो है वो नियत है। क्या बोल रहा हूं एग्जांपल के लिए कि अगर हमने बोला कि यह चला 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधी रेखा पर, है ना, क्या है यह ऐसा केवल तभी संभव है जब कण एक सरल रेखा में बिना दिशा परिवर्तित किए गति करे, एकदम सीधे चला, है ना। तो यह क्या होगा? यह जो होगा वह नियत वेग होगा, है ना। एक बच्चे ने बहुत खूबसूरत सा एग्जाम दिया, क्या कि सर प्रकाश की चाल, है ना, या प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो है वो एकदम सीधा चलता है एक ही दिशा में और नियत वेग से, अगर माध्यम में परिवर्तन ना हो तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि वह एक समान वेग से गति कर रहा है। इसी प्रकार से असमान या परिवर्तीय क्या होगा? अब देखो दो चीजें ध्यान समझना, दो चीजें, एक परिमाण है एक दिशा है। तो जब वेग का परिमाण अथवा दिशा या दोनों समय के साथ परिवर्तित हो तो कण का वेग असमान कहलाता है, असमान वेग या परिवर्तीय वेग कहलाता है। मतलब दोनों बदले या कुछ एक बदल जाए तो भी हम बोलेंगे कि यह नियत वेग नहीं है ना। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मान के चलो कि एक वस्तु जो है वह गोल 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 घूम रही है ना। तो अगर यहां पर यह वस्तु जो है वह गोल रास्ते पर गाड़ी चला रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, गोल 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 गोल, तो क्या इसकी चाल नियत है? क्या इसकी चाल नियत है? हाँ सर, यहां पर हम बोलेंगे चाल नियत है, चाल नियत है। क्यों सर? क्योंकि ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, चाल में दिशा का कोई लेना देना नहीं है। अब अगर हम यहां पर बोले कि इसकी दिशा, तो सर इस बिंदु पे दिशा इधर थी, इस बिंदु पे दिशा इधर होगी, इस बिंदु पे दिशा इधर होगी, इस बिंदु पे दिशा इधर होगी, इस बिंदु पे दिशा इधर होगी। हर एक बिंदु पे दिशा बदल रही है भैया, हर एक बिंदु पे दिशा बदल रही है। तो दिशा अलग अलग है, दिशा बदल रही है। तो दिशा, हम दिशा के बारे में बात करेंगे तो सर दिशा तो बदल गई, दिशा कौन है? हाँ भाई, दिशा कौन है? तो सर जो भी थी लेकिन बदल गई, तो दिशा अनियत है। तो वेग नियत या अनियत क्या बोलोगे भाई बताओ? इसमें क्या बदल रहा है? दिशा बदल रही है, तो दिशा बदल रही है लेकिन चाल तो नियत है। लेकिन क्या होगा यहां पर? क्या यहां पर वेग नियत है या अनियत है? सर दोनों में से कुछ एक भी बदलेगा तो हम बोलेंगे वेग अनियत है। तो यहां पर यह होगा अनियत। क्या होगा? अनियत वेग, अनियत वेग। ठीक है, तो दिशा कौन थी सर? तो दिशा पता नहीं थी सर, दिशा पता नहीं, है ना, दिशा पता नहीं कौन थी। तो यहां पर यह क्या है? यह अनियत वेग हो गया। इसी प्रकार से अगर मान के चलो कोई व्यक्ति यहां पर नियत चाल से चला लेकिन दिशा अनियत हो गई। उल्टा भी हो सकता है कि सर कोई व्यक्ति सीधी, अच्छा चलो ये चिंटू वाला एग्जांपल ही समझ लेते हैं कि अगर यह चला होता 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यहां पर चला 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, फिर थोड़ा आगे गया और इसकी रफ्तार जो है वो 60 हो गई, फिर आगे गया, फिर उसकी रफ्तार बढ़ते जा रही, इसकी चाल बढ़ते जा रही है। तो इसमें क्या बढ़ा क्या घटा? तो सर अगर हम इसमें देखें चाल, तो चाल अनियत है, चाल अनियत है, लेकिन दिशा, हाँ सर अब दिशा पता है हमें, तो दिशा नियत है, कांस्टेंट है ना, सीधा जा रहा है। लेकिन सर हमको तो पता है दोनों में से एक भी बदला तो क्या होगा? अनियत वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अनियत वेग। क्या यह छुटकू सी बात सभी के दिमाग में आ गई? वेग अनियत होगा। अच्छा, और सर क्या हो सकता है? हो सकता है कि कोई टेढ़े मेढ़े पथ पे चल रहा हो। ये ऐसे टेढ़े पथ पे चल रहा है, ऐसा पथ है इसका, और यहां पर चल रहा था, तो इस बिंदु पर था सर इसकी स्पीड, इस बिंदु पर इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड थी। इस बिंदु पे पहुंचा, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई। इस बिंदु पे पहुंचा, इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो गई। तो हर एक बिंदु पर अभी क्या हो रहा है? दिशा भी बदल रही है और परिमाण भी बदल रहा है। तो 3 केसेस है, 1 2 3। तो यहां पर दिशा नहीं, पहले चाल समझ लेते। चाल अनियत है, चाल अनियत है, और दिशा, सर दिशा फिर से पता नहीं, तो दिशा भी अनियत हो गई है, हर एक बिंदु पे बदल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वेग अनियत है। क्या हुआ इसका मतलब? वेग अनियत है। वेग अनियत है। क्लियर है कहानी? परिमाण और परिणाम, बेटा परिमाण मतलब वैल्यू और परिणाम मतलब रिजल्ट कितना आया, है ना। जैसे तेरा परिमाण वैल्यू कितनी आ गई, और परिणाम मतलब क्या रिजल्ट आ गया। हिंदी भी सीख लेते हैं, थोड़ी सी लगे हाथ में। परिमाण परिणाम और परिमाण, परिमाण और दूसरा शब्द क्या था रे? हाँ इंस्टेंटेनियस बता रहे। अरे समझ में आ गया, परिमाण और परिणाम। देख लो, परिमाण हम लिखते हैं और परिणाम मतलब रिजल्ट, कि रिजल्ट कितना आया आपका, और ये मतलब वैल्यू। ठीक है, चल। हाँ निखिल सोनी, यहां सब बेवकूफ है, हम तो पागल है सब। वो बोल रहा सर वेग और चाल में अंतर क्या होता है। ये क्या चल रहा है? कहां कौन से युग में जी रहा है? हाँ मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, मैं जब लिख रहा था मतलब परिमाण लिखा था, दूसरा क्या था? परिणाम। चलो आगे बढ़े। हाँ हिंदी, भाई हिंदी तो मैं बोल रहा हूं, मेरे को इतनी हिंदी आती है कि मैं तुझे हिंदी में पढ़ा सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं ईमानदारी वाली बात बोल रहा हूं, मैंने हिंदी केवल तुम्हारे लिए सीखी है। मैं क्लास 10th के बाद में, मतलब 2008-9 के बाद में अगले 7-8 साल तक मैंने अपना नाम तक हिंदी में नहीं लिखा था, क्योंकि मैं सीबीएसई से पढ़ा था, मेरा 12th भी सीबीएसई से था, इंजीनियरिंग भी इंग्लिश मीडियम से थी, एमटेक भी इंग्लिश मीडियम था, और मैंने पढ़ाया भी इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, लेकिन फिर जब मैं यहां पर आया तब भी मैं इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाता था, लेकिन यहां पर आने के लिए मैं क्या से क्या कर बैठा, मैं केवल तुम्हारे लिए। कि चक्कर ये हो गया था कि पूरे भारत देश में कोई पढ़ाने को ही नहीं तैयार था, है ना। फिजिक्स हिंदी में, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री हिंदी में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। पार सर की भी यही कहानी है। ठीक है, मतलब कभी कभार तो इतना ज्यादा डूब चुके हिंदी में कि हम इंग्लिश भूल जाते कि अरे इंग्लिश में क्या बोलते थे ना। क्योंकि हम लोग जहां, मतलब मैं वैसे इंदौर से हूं, एमपी से, तो हमको थोड़ा बहुत हिंदी आती है, मतलब हिंदी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हिंदी में पढ़ना और पढ़ाना वो अलग कहानी हो जाती है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम से पढ़कर हिंदी में, तो ये इवन आज भी मेरे घर वाले तक सोचते हैं कि इसने ऐसा क्या कर लिया। इवन मेरे घर वाले और मेरे जो छोटे भाई बहन है वो आज तक आश्चर्यचकित है कि भैया ने ऐसा कैसे कर दिया इस दुनिया में
कि इंग्लिश मीडियम से पढ़कर हिंदी में पढ़ा दिया। मतलब उल्टा बहुत बार होता है कि लोग हिंदी मीडियम से पढ़कर इंग्लिश में पढ़ा लेते, ये आम बात है। लेकिन इंग्लिश मीडियम से पढ़कर हिंदी में पढ़ाना, ये थोड़ा सा ना टेढ़ी खीर हो जाती है। मतलब इवन मेरा छोटा भाई है, अभी उसका इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर है ना, IIT दिल्ली में वो इस साल। तो उसने मेरे को बोला था कि भैया आपने, मतलब मैंने भी कोशिश करी लेकिन मेरे को समझ नहीं आया, मतलब आपने ऐसा कैसे कर दिया। मतलब ठीक है, कुछ लोग मिल गए मुझे तुम जैसे, जिनकी वजह से ये हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, होगी तुझे समझ आया। चलिए, तो यहां पर हाँ इतना बदल गया ये इंसान, क्या बताऊं मैं। चलो, तो यहां पर यह अनियत और अनियत है ना, एक बार फिर से बता देता हूं। दिशा और परिमाण दोनों बदलेंगे तो अनियत हो जाएगा, दोनों में से कुछ एक भी बोलेगा तो भी अनियत है। बाकी दिशा और परिमाण सीधा नियत चाल से चलता रहेगा तो वह एक समान वेग कहलाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बातें करते ताक्षणिक और औसत वेग की, है ना। औसत वेग और ताक्षणिक वेग क्या होता है, चलो यार फटाफट बात करते क्योंकि हमें अब त्वरण भी पढ़ना है। तो औसत वेग और ताक्षणिक वेग क्या होता है। औसत वेग मतलब क्या होता है। औसत वेग मतलब सर एवरेज, ठीक है। यही वजह भी है ना कि तुमने कभी कभार देखा भी होगा, मैं बहुत सारे शब्द जो इंग्लिश में बोल जाता हूं क्योंकि ना उसका मेरे को इंग्लिश ज्यादा अच्छे से आता है। चलो, तो औसत वेग क्या होता है। औसत वेग या एवरेज स्पीड, है ना। अब ज्यादा राज की बातें जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वरना तुम एसपी सर के सारे राज जान लोगे। देखो, तो औसत वेग क्या होता है। जैसे हमने औसत चाल समझी थी, तो औसत वेग क्या होगा। औसत वेग होगा कुल विस्थापन बटे में कुल समय, कुल विस्थापन बटे में कुल समय। तो कुल विस्थापन क्या होता है। कुल विस्थापन, अच्छा हमें निकालते आता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हमने जैसे कुल विस्थापन निकालना सीखा था, इतना सारा विस्थापन बताया, ठीक है। तो वो जो था वो कुल विस्थापन था, बटे में कुल समय कर देंगे तो हमारे पास औसत वेग आ जाएगा बिना किसी समस्या के। जैसे अगर हमने कल की क्लास में वो जो आधी आधी दूरी वाले, आधे आधे समय वाले जो सवाल किए थे, वैसे के वैसे सवाल इसमें भी बन सकते हैं। इसमें भी औसत वेग पूछा जा सकता है आपसे, सेम आंसर होगा, ठीक है। जैसे एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान के चलो कि यहां पर है ना, वो सारे एग्जाम्पल फिर से नहीं करवाऊंगा मैं, बस इसमें एक आधा नया एग्जाम्पल जो वो देख लेते। मान के चलो कि यहां पर कोई वस्तु जो है या कोई पिंड जो है वह x दूरी चला v1 वेग से, v1 वेग दिया हुआ है ना, वेग दिया हुआ है v1, ठीक है। फिर x दूरी चला v2 वेग से, तो औसत क्या होगा। हमने जो सॉल्व किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, जब भी वस्तु सीधी रेखा में चल रही है बिना दिशा परिवर्तित किए, सीधी रेखा में चल रही है और बिना दिशा परिवर्तित किए, तो उस कंडीशन में वेग और चाल समान होगी। तो औसत वेग और औसत चाल भी समान होगी बिना किसी दिक्कत में, है ना। तो यहां पे हाँ ये पढ़ा है हमने, औसत चाल बोली थी, मैं बोल रहा हूं औसत वेग क्या होगा। औसत वेग तो सेम ही होगा, क्यों सर, सीधा गया है, दिशा नहीं बदली, तो औसत वेग और औसत चाल समान होंगे 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2, ठीक है। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, देखते हैं कितने चीते बता पाते हैं जवाब। मान के चलो कि यहां से चिंटू चला BMW लेकर अपने घर से मुन्नी के घर तक, ठीक है। तो चिंटू चला BMW लेकर, ये गया 50 नहीं वो वाला क्वेश्चन कहता था हमने, हाँ वही वाला कर लेते हैं फिर से, देखते कितने बच्चे आंसर बता पाते। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, क्यों, क्योंकि उसे मिलना था मुन्नी से, तो मिलने की थी जल्दी। और यह लौट कर आ रहा है, गया, और चाहो तो स्टेटमेंट लिख लो, चिंटू लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, चिंटू चला BMW लेकर मुन्नी के घर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और लौट कर आया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और लौट कर आया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। रफ्तार मत लिखो, चाल लिखो, है ना। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तब चिंटू का औसत वेग क्या होगा। अब औसत चाल नहीं बोल रहा हूं,
औसत वेग बोल रहा हूं। औसत वेग क्या होगा? चिंटू का औसत वेग क्या होगा? जल्दी से बताओ, चिंटू का औसत वेग क्या होगा? BMW गई तो तेल लेना, बिल्कुल सही बात, लेकिन औसत वेग तो सर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गया आया नहीं सर, ये फॉर्मूला लगेगा। अरे मूर्ख, यहां तो औसत वेग ही 0 हो गया। क्यों? विस्थापन 0 है। अरे गया और आया तो विस्थापन हो गया 0, तो औसत वेग हो गया 0। 72 नहीं आएगा धनलक्ष्मी जी, ऐसे लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होंगी ना। सवाल को ध्यान से पढ़े धनलक्ष्मी जी, तभी लक्ष्मी जी प्रसन्न हो पाएंगी और दर्शन देंगी आपको। फिर चल आगे बढ़ते हैं। औसत वेग हो गया। ताक्षणिक वेग क्या होता है? तो ताक्षणिक वेग को हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। तो यहां पर हम इसे बोलेंगे ताक्षणिक वेग, या हम इसे बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेग, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या होगा? जैसे वो लिखा था, क्या लिखा था सर, है ना, v इंस्टेंटेनियस, ये भी होगा dx बटा या ds बटा dt। क्या होगा? ds बटा dt। ठीक है, अब एक चुटको सी बात, इस पे मैं ऐसा चिन्ह लगा देंगे भैया। जे क्या है? जे क्या है? ये क्या है? ये क्या है? छोटा सा एरो लगा दिया, तो ये क्या बना दिया? ये एक्चुअल में से वेक्टर बना दिया, सदिश बना दिया। जिसे नहीं पता, जिसको पता है बहुत बढ़िया बात, जिसे नहीं पता कोई बात नहीं, अभी हम वेक्टर पढ़ेंगे तो और मामला क्लियर हो जाएगा। बाकी बस इतना समझ सकते हो कि जब भी हम सदिश राशि को चिन्हित करेंगे, जैसे हमने यहां पर वेग भी लिखा था, तो वेग भी सदिश राशि, तो चिन्हित करेंगे तो इसके ऊपर ऐसा एरो बना देंगे, ताकि अब ये समझ में आ जाए या अंतर पता चल जाए। अच्छा, v से वेग भी हो सकता है और चाल भी हो सकती है। तो अगर हमने दिशा बना दी या वेक्टर बना दिया, तो इसे हम बोलेंगे कि सर यह क्या है? यह अब वेग आ गया जिसके पास दिशा भी है और चाल, या मतलब उसका परिमाण भी है। ठीक है, जैसे अगर मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा v बराबर ds बटा dt, तो ये क्या लिख रहा हूं मैं? चाल लिख रहा हूं। और अगर मैंने v के ऊपर लगा दिया एरो, ये ds बटा dt, तो क्या हो गया? ये वेग हो गया। क्या हो गया? वेग। क्लियर है मामला? अरे बोल प्यारे बोल, तुझे क्या समझ आया? ठीक है, बस एरो देखना है। वैसे अभी हमें इसका ज्यादा उपयोग रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो हम सरल रेखा, अरे चैप्टर का नाम क्या है रे? अरे बोल रे प्यारे, चैप्टर का नाम क्या है? सरल रेखा में गति। तो इसमें दिशा तो पलटेगी नहीं, पलटेगी तो ज्यादा से ज्यादा सीधी जाएगी और आ जाएंगे। अरे इसमें दिशा कैसे पलट लेगा, है ना? दिशा कैसे पलट जाएगी? सर दिशा ने धोखा दे दिया। नहीं देगी धोखा, अभी तो शुरुआत हुई है। दिशा अभी धोखा थोड़ी ना देगी, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? सरल रेखा में गति। तो सीधे जाना है, सीधे आना है, बस कहानी खत्म। लेकिन जब समतल में गति आएगी, तब तुम्हें असली बात समझ आएगी दिशा को लेकर। तब हम वेक्टर तो पढ़ ही लेंगे उससे पहले। तो दिशा हमें धोखा देगी, उससे पहले ही हम उसे सेट कर देंगे ना, तो दिशा हमें धोखा नहीं दे पाएगी फिर। तो यहां पर क्या होगा? यहां पे ds बटा dt के ऊपर अगर ऐसा एरो लगा दिया, मतलब वेग हो गया। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख देते कभी कभी। कैसा लिख देते? अगर मैंने लिखा v, देख अब ये क्या है? v, ये हो गया है वेग। ठीक है, वेग। अब अगर इसके ऊपर मैंने लगा दिया मॉड, क्या लगा दिया? मॉड। मॉड मतलब परिमाण। तो अगर हमने वैल्यू की बात करी, परिमाण की बात करी, तो यहां पर इसे भी हम चाल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? चाल। तो यहां पर ही लिख दूं क्या? हाँ, यहीं लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। v का परिमाण, है ना, मतलब
टचुक, दो डंडे मतलब मॉड, मॉड मतलब वैल्यू। देख अगर मैं लिखा v सदिश, एक्चुअल में ऐसा हो गया, देख v सदिश लिखा तो इसके पास दो चीजें आ गई, एक आ गया v का मॉड मतलब चाल हो गया, चाल हो गया, और एक हो गई दिशा। बस इतनी सी बात ध्यान रख ले, मतलब वो उसको लिखने का बस एक दूसरा तरीका है, तो बाकी सब हम सेट कर देंगे। क्लियर है कहानी? सर ये आयोटा, अरे 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 विकास ना, मोदी जी बोल रहे सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारा विकास तो दूसरों का साथ ही छुड़वा देगा। ना 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 ना, वो बोल रहा सर आयोटा क्या होता है? कुछ ना होता, क्या नहीं पता भाई। देखो तुम है ना इधर उधर की बातें मत पूछा करो मुझसे, क्योंकि मैं याद करके आता हूं। तो अब मैं जितना याद करके आया हूं आज उतना मुझे बोल लेने दो, वरना मैं भूल जाऊंगा बीच में। और फिर उसके बाद में तुम्हारे आयोटा क्या होता है, आई कैप क्या होता है, ये सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है विकास? तो सबका साथ सबका विकास हो जाएगा फिर, और आयोटा तो पढ़ेंगे भी नहीं कभी हम। चलिए, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें थी, हमें समझ में आ गई। सर और भी कुछ समझाओ, मजा आए जिंदगी का जिससे। देख तो अभी हमारे पास जो एस लिखा, अच्छा एस की जगह एक्स भी लिखा हुआ हो सकता है, एस की जगह एक्स भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, एक्स, एक्स मतलब दिशा, एस मतलब एक्स दिशा भी हो सकती, वाई दिशा भी हो सकती, जेड दिशा भी हो सकती। लेकिन अगर मैं एक्स लिख दूंगा, एस और एक्स समझ में आ रहा है ना, तो अगर मैं एक्स लिख दूंगा, यहां पर जैसे मैंने लिख दिया dx बटा dt, तो ये भी क्या हो गया dx बटा, मतलब एक्स में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है रे बालक, तो ये चला गया। ऐसा भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे इस पे कुछ सवाल सूत्र देते हैं हम, तो हमें पता चल जाएगा क्लियरिटी से। जैसे अगर हमको बोला यदि, अच्छा ऐसा सवाल हमने कल किया था क्या, x बराबर है 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, तो बता मेरे प्यारे इसमें इसकी चाल क्या होगी। देख ऐसा भी बोल सकता है, चाल ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि दोनों में से कुछ भी बोल सकता है सवाल में। ये चाल बोलेगा या वेग का परिमाण t बराबर 1 सेकंड पर कितना होगा। ठीक है, ये बताना, बिल्कुल ही लुलसा सवाल। क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन। क्या करना है सर, डिफरेंशिएशन। आदो ने तो सवाल सुनते उससे पहले आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, होशियार हो गए हैं चीजें। तो यहां पर होगा सर v बराबर dx बटा dt, क्या रे क्या आएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 2d स्क्वायर प्लस t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। क्या रे बांगड़ बिल्ले करके बताएगा? हाँ गुरुजी करके बताएगा। 5 आ रहा है आंसर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2, अच्छा t स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2t प्लस t का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस 1 का अवकलन हो जाएगा 0। तो बांगड़ बिल्ला बोला सर 4t प्लस 1 होगा। कितना होगा, 4t प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर ये 4t प्लस 1 हो गया तो इसमें अब हमें कब निकालना है, t बराबर 1 सेकंड पर, तो यह वेग का परिमाण या चाल आ जाएगा t बराबर 1 सेकंड पर सर 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अरे भाई तेरे को ये फिर विभोर यादव है ना, नाम तुम्हारे बिल्कुल ही घर वालों ने सोच समझ कर नहीं रखे, सबकी हरकत अपने नाम के प्रतिकूल है ना। दो चीजें होती है, अनुकूल और प्रतिकूल, मतलब अपोजिट है। नाम है विभोर और बातें कर रहा है घंघोर। वो बच्चा परेशान हो रहा है 20 मिनट से कि सर 5 बजे आपका सेमिनार है। नहीं है भाई, मैं 5 बजे क्लास में रहूंगा, सेमिनार करेंगे, या क्लास छोड़ देते सेमिनार कर लेते। विभोर भाई घंघोर बातें कर रहे हो तुम। देखो यहां पर पढ़ाई लिखाई पे ध्यान में दो। ये सवाल समझ में आ गया, इतना आसान सवाल कर लोगे। चलिए और क्या हो सकता है सर सवाल में, है ना। एक दो और लास्ट बात कर लेते हैं। एक थोड़ा तूफानी सवाल करवा देता हूं मैं तुम्हें, ताकि थोड़ा तोते वोते उड़े, मजे आए मुझे भी थोड़ा। अच्छा इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि कभी तुम्हें, हो सकता है कभी कि तुम्हें यहां पर ऐसा सवाल होगा, हो सकता नहीं, हुआ है। कहां हुआ है, होमवर्क में दिए ऐसे सवाल। वेग बराबर है dx बटा dt। ठीक है,
मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, v dt का इंटीग्रेशन बराबर होगा इंटीग्रेशन dx। ठीक है, मतलब उल्टा हो सकता है कि अगर तुम्हें वेग दे दिया जाए तो तुम इंटीग्रेट करके x निकाल सकते हो या विस्थापन निकाल सकते हो, है ना। तो जैसे इस पे भी एक सवाल कर ही लेते हैं, एक सवाल कर ही लेते हैं। आओ चीतो बताओ जल्दी से। वेग बराबर अगर हमें दिया हुआ है e की पावर x प्लस 2 t, तो अब आपको बताना है कि यहां पर स्थिति, ये वेग और समय के मध्य संबंध है। आपको बताना है स्थिति और समय के मध्य संबंध क्या होगा। समय के मध्य संबंध, और साथ ही साथ आपको बताना है t बराबर 1 सेकंड पर स्थिति, t बराबर 1 सेकंड पर स्थिति क्या होगी। चलो तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जरा जल्दी से इंटीग्रेट करके बताओ क्या होगा। अरे भारत, फिर देखो नाम है भारत और पूछ रहा कोई बताएगा बैकलॉग सीरीज कहां मिलेगी। ढूंढ ले पूरे देश में कहां मिल रही है। सुबह 12 बजे क्लास हो गई उसकी। देख यहां पर ये अगर हमने वेग दिया है और x निकालना तो इंटीग्रेशन v dt बराबर होगा इंटीग्रेशन dx के। इसीलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इतना सारा सिखाया था। e की पावर x प्लस 2t का करना है इंटीग्रेशन, तो कितना होगा e की पावर, और भाई प्रिंटिंग मिस्टेक, e की पावर t कर दो वरना तोते उड़ जाएंगे सबके। एक और जन्म लगेगा फिर तो सर इसको सॉल्व करने में। क्या हो गया ये, बांगड़ बिल्ला हो गया कंफ्यूज। हाँ देखो अब 4 में तो सॉल्व भी कर दिया था भाई, e की पावर t करो उसे, e की पावर x सॉल्व नहीं होगा, t के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा इंटीग्रेशन करने के बाद में, डिफरेंशिएशन नहीं बोल रहा, इंटीग्रेशन, समाकलन, जोड़ना। देख समाकलन, समाकलन करना है, जोड़ना है, सम करना है उसका। तो e की पावर t का समाकलन भगवान की असीम कृपा से सर e की पावर x से e की पावर t ऐसा था जिसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। प्लस यहां पर होगा 2, t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बटे में 2, तो 2 ने 2 को कर दिया, मामला खत्म। तो कितना बचा सर यहां से x की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है x की वैल्यू, e की पावर t प्लस t का e स्क्वायर। क्लियर है मामला। अरे बोल हाँ या ना। अब क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है हमें, हाँ हमें निकालना है t बराबर 1 पर। तो 1 करेंगे तो यहां पर t बराबर 1 सेकंड पर यह हो जाएगा सर e की पावर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यह हो जाएगा e की पावर e प्लस 1, क्या हो जाएगा e प्लस 1। e की वैल्यू कितनी होती, e की वैल्यू 2.71 होती सर, प्लस 1 कर देंगे रे तो 3.71 मीटर हो जाएगा। वैसे e के पदों में भी ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, जो ऑप्शन में दिया उसके हिसाब से आप टिक कर सकते हो। ये बांगड़ बिल्ला कौन है, बांगड़ बिल्ला भी तुम्हें मिलेगा थोड़े दिन में आगे चलकर। जैसे चिंटू और मुन्नी की प्रेम कहानी सुनी तुमने, वैसे ही बीच में बांगड़ बिल्ला भी आएगा, भी तुम्हें डराने सबको। चल आगे बढ़ते हैं। बेटा जब वेग दिया हो और x निकालना हो तो इंटीग्रेशन करना है, और जब x दिया हो और यहां पर वेग निकालना हो तो डिफरेंशिएशन करना है। v दिया है x इंटीग्रेशन, x दिया है v डिफरेंशिएशन। हाँ ऑगी एंड द कॉकरोच से आया, नहीं ऑगी एंड द कॉकरोच में बांगड़ बिल्ला तो नहीं है, लेकिन मेरे को आइडिया वहीं से आया था। चलो देखो आगे बढ़े।
एक और खतरनाक सवाल करते हैं हम, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अच्छा, एक होमवर्क में सवाल होगा जो बहुत सारे बच्चों से नहीं बना होगा, ठीक है, उस प्रकार का एक सवाल, वो वाला नहीं करवाऊंगा मैं, वो वाला तुझे खुद से करना है, लेकिन उस प्रकार का एक सवाल अभी मैं करवा देता हूं आपको, ठीक है। मान के चलो, में लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक है, ऐसा लिख दिया। ओके सर, अब हमें बताना है कि यह x और t के मध्य संबंध दिया हुआ है। ओके सर, बहुत बढ़िया। हमें बताना है t बराबर 0 से t बराबर 1 सेकंड में कण द्वारा तय दूरी। अच्छा, कितनों को ऐसा सवाल मिला कल की क्लास के होमवर्क में जिसमें x और t के मध्य संबंध दिया हुआ था? और उसके बाद हाँ, कोमल, कविता, आप लोगों के नाम बड़े प्यारे हैं और आप जो ये सवाल पूछ रहे वो बड़ा ही कोमल सवाल है, उसको मैं करवाऊंगा, चिंता ना करो, एक बार खुद से ट्राई करो पहले। अच्छा, ऐसा सवाल मिला जिसमें x और t के मध्य संबंध था, आपने आंसर निकाला लेकिन आपका आंसर आया ही नहीं। हाँ, दूरी निकाली आपने, 8 मीटर टिक करा और 8 मीटर टिक करने के बाद में आपको लगा शायद हाँ 8 मीटर आया था आंसर, और आंसर 16 मीटर दिया हुआ है, 0 आया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 था, 8 मीटर आया, और फिर आपको लगा कि सर ये तो गलत ही था। तो ये कैसे होगा ये सवाल? देखो, ये सवाल बढ़िया मजेदार सवाल है ना। जब भी आपके पास, ध्यान से समझना, xt इक्वेशन और आपसे दूरी पूछिए, दूरी, तो ये कुछ ना कुछ गोलमाल है, कुछ ना कुछ चक्कर है, ये एक स्पेशल केस है। क्या है ये? एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस। तो बांगड़ बिल्ले का सवाल है। तो बांगड़ बिल्ला क्या पूछा? उसने बोला कि सर एक ऐसा समीकरण है जिससे मैं बच्चों को डरा दूंगा। तो यहां पर ये है, हाँ 8 मीटर आ रहा था, 8 मीटर दिया था, 6 मीटर आ रहा था, बहुत कंफ्यूजन था सर, क्या दिया था क्या आ रहा था, अलग अलग था। तो इसमें कैसे करना होगा? तो इस सवाल को जब हमने देखा, जाना, पहचाना और समझा, तो सामने बोला अरे कोई बड़ी बात नहीं सर, बांगड़ बिल्ला है तो क्या हुआ, हमारे पास तो है जबरदस्त तकनीक। हमने लिखा टी की वैल्यू 0, तो यहाँ पर आ गया 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ओके सर, 1 मीटर पर है ये। फिर हमने देखा अरे सर 1 मीटर में 1 सेकंड में कितना ही चला होगा, तो फिर से हमने यहाँ पे रख दिया 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो सर ये हो गया 0, 1 मीटर। मतलब क्या हुआ सर? आंसर दूरी निकालना तो दूरी तो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पर यह 1 मीटर है, यह 1 मीटर है, तो t बराबर 0 पे कहां है? 1 मीटर पर है। t बराबर 1 सेकंड पर कहां है? 1 मीटर पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह तो चला ही नहीं, तो इसकी दूरी क्या आ गई? 0 हो गई। तो यही तो बांगड़ बिल्ले का सवाल था, इसीलिए तो उसका नाम ऐसा रखा गया है। यही तो है बिल्ले का कमाल। तो क्या होगा सर यहां पर? तो ये आंसर ऐसा नहीं है। 1 मीटर कैसे है बेटा? यहां पे वैल्यू रख, एक बार 0 रख, एक बार 1 रखते हो, सवाल में दिया हुआ इसलिए मैं रख रहा हूं। तो यहां पर जब हमने पता करा तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टाइम t को 0 पर यहां पे था, टाइम t को 0 पर भी 1 सेकंड पर भी यही था। तो इसका मतलब क्या वो रुका हुआ था? नहीं, ऐसा हो सकता है कि वो पलक झपकते ही कुछ ऐसा कर गया हो जो तुम्हें दिखाई भी ना दिया हो, जो तुम्हें पता भी नहीं चला हो। तो पलक झपकी तुमने, 1 सेकंड का टाइम हुआ, बांगड़ बिल्ले ने कुछ काम निपटा दिया, देखे क्या कर दिया उसने। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पर वो था 1 मीटर पर, 1 मीटर पर t इक्वल्स टू 0 पर था। t बराबर 1 सेकंड पर भी वो यहीं पर ही था। तो देख, ऐसा हो सकता है कि बांगड़ बिल्ला इधर गया हो और घूम कर वापस आ गया हो, या इधर गया हो और घूम कर वापस आ गया हो। 1 सेकंड में तुरंत गया आया, गया आया। तो ऐसा कैसे सर पता करेंगे कि ये जाकर आया या नहीं आया, और कब जाकर आएगा या नहीं आएगा? तो इसके लिए -1 होगा क्या भाई? कहीं पे -1 हो रहा है क्या? बता दो। एक बच्चा बहुत देर से बोल रहा है -1 होगा, ये पता नहीं कौन सा गणित है। तो यहां पर यह कैसे पता करेंगे सर इसके लिए? तो इसके लिए हमने लगाया एक चीता स्टार। क्या था?
क्या था? एक चीते की सोच। तो चीते की सोच क्या है सर? चीते ने ऐसा सोचा कि देखो ऐसा तो हो सकता है घूम के आएगा। अब उसने सोचा कि अगर ये घूम कर आया, ये घूम कर आया, ये घूम कर आया, ये घूम कर आया, तो घूम कर आया, तो घूम कर आने में एक बात तो पक्की है कि जहां पर से भी घूम कर आया ना, उसका वहां पर वेग शून्य हुआ होगा। जहां से भी घूम कर आया होगा वेग शून्य हुआ होगा। फर्स्ट वाले में -1 आएगा यार, ये 0 है, ये 0 है, एक बचा, तो ये -1 कहां से आ गया? क्या करूं मैं? छोड़ दूं? तो ये मुझे पता चला कि ये घूम कर आया, तो घूम कर आने में एक बात तो पक्का है सर, एक बात तो पक्का है कि जब भी घूम कर आएगा तो वेग शून्य होगा। वहां पर जब भी घूम कर आएगा तो वेग शून्य होगा। अरे यार यहां -1 आएगा, 1 -1 + 1 जरा कर, तो -1 आ रहा है क्या? ये इस साल फॉर्म मत भर, मैं तो बोलता हूं, फिर मैं बोलूंगा बुरा लग जाएगा, ऐसा बोल रहे तो बहुत गंदे आदमी है। क्या करूं फिर ऐसे में? चलो देखो, यहां पर ये v = 0 है, तो कहीं ना कहीं पर वेग 0 हुआ होगा। एक बात सोच, क्या कोई मशीन सीधी सीधी चल सकती है और सीधी सीधी आ सकती है? ऐसा पॉसिबल है कि वो सीधी सीधी जा रही है, बिना रुके वापिस आ जाए। अब कुछ दिमाग वाले बोलेंगे हां सर हो सकता है, ऐसी सीधी सीधी जाए और घूम कर वापिस आ जाए। अरे मूर्ख, घूमी मतलब द्विविमीय गति हो गई, घूमना नहीं है। ट्रेन, अच्छा ऐसा समझ, ट्रेन 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 ट्रेन, रेल की पटरी, सीधी रेल की पटरी है, तो तू ऐसा कर सकता है क्या कि एक ट्रेन गई, अब उसे वापस लाना है, तो क्या करेगा? क्या करेगा? ऐसे ट्रेन के डब्बे को घुमाओ चलाओ। सर ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ट्रेन पटरी पर चल सकती है, तो उसका इंजन जो है वो हटाएंगे, पीछे की तरफ इंजन लगाएंगे और वापस लाएंगे। ट्रेन सर ऐसे थोड़ी ना कि आगे ट्रेन गई, ट्रेन बोला अरे भैया गलत लिया है, और कहां जाना था, और भाई साहब गलत यार, लो मोड़ दी ट्रेन। अरे ट्रेन थोड़ी ना मुड़ेगी। तो यह अगर ट्रेन नहीं मुड़ सकती तो ये कण भी वैसा ही है, तो जाकर वापस आ सकते। तो इसके लिए रोकना तो पड़ेगा सर। मतलब एक बात पक्की है कि जब भी ऐसा होगा तो वेग शून्य होगा। तो यहां पर चीते ने बोला कि सर वेग कहां शून्य हो रहा है ये पता कर लेते हैं पहले। तो वेग कहां शून्य हो रहा है? तो सर x और t का संबंध है, तो dx/dt करेंगे तो वेग आ जाएगा। यहां से हम निकालेंगे वेग, तो क्या होगा सर यहां पर वेग? इसका कर दो अवकलन, डिफरेंशिएशन। t² का अवकलन होगा 2t -1 + 0 बराबर होगा वेग के। 2t ये हो गया 1, इसका 1 का हो गया 0, अभी करके बताया था। तो यहां पर क्या पता चला? यहां पर पता चला कि सर 2t - 1 बराबर हो गया वेग के। और बांगड़ बिल्ले के सवाल में हमें पता चला था कि वेग जो होगा वो 0 होना चाहिए, तभी चीते की सोच काम करेगी और तभी हमारा आंसर आ पाएगा। तो ये हो जाएगा 2t - 1 बराबर होगा 0 के, या t की वैल्यू हो जाएगी 1/2 सेकंड। मतलब चीते ने देखा बांगड़ बिल्ले को और बोला निकल जा तू मेरे गांव से। यहां पर वेग जब 0 होगा तब तू घुमा, वेग 0 होगा तब घुमा। तो वेग 0 कब हो रहा है ये जरा पता कर आए। तो x की वैल्यू क्या होगी जब वेग 0 होगा? x का मान जब v 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी सर? कब पता करनी है? जरा t = 1/2 पर मुझे निकाल कर बताओ। अच्छा, अब जिनको ये नहीं बन रहा था ना, कृपया करके शांति बनाए रखे और जो कर रहे हैं उनका साथ दे, क्योंकि तुझे अगर ये -1 दिख रहा है तो इसमें तो आतंक मचा सकता है मेरे प्यारे, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा, है ना। बायोलॉजी वाले सर देख रहे हैं कि ये सर -1, हाँ सर ये भी -1 कर दिया था अभी, है ना। अभी 3 मिनट तक मैंने समझाया सर कि यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर एक ने बोला कि सर ये 0 0 ये वाला माइनस आ गया, तुम ये माइनस को छोड़ कैसे रहे बीच में? तो सर फिर मैंने समझाया 0 0 तो 1 हो जाता है।
देखो यहां पर 1/2 होगा, 1/2 हो जाएगा। देखो काम है सर भी निकल रहे हैं, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 मतलब क्या होगा, ये होगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1। कितना आएगा आंसर, जल्दी बता दो। तो ये हो जाएगा सर 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1। तो कितना हो गया सर, सर ये हो गया। देख मैं अगर तुझे थोड़ा सा गणित आता, थोड़ी अच्छी चीज सीखना चाहता तो ऐसा सीख ले। ये एक है, एक में से आधा गया आधा बचा, आधा और 1/4 3/4 होता है। जिसको समझ में आया बहुत बढ़िया, वरना से समझ लो ये आदमी तो घर से रात करके आया। 3/4 होगा। ठीक है, देख मैंने कैसे किया, फिर से समझ आता हूं, मजा आएगा। क्या मैंने बिना कैलकुलेशन, थोड़ा सा दिमाग, क्या अच्छा इतना समझना तक हो कि अगर मेरे पास एक है, एक है ना, तो एक के मैं 4 हिस्से कर सकता हूं। ये 1 होगा तो ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा। ठीक है, ये 1/4 मिलके आधा बन जाएगा। फिर इसमें 1/4 और जोड़ दो तो ये 3/4 हो जाता है, और पूरा जोड़ दो तो 1/4 1 हो जाता है, 4/4। तो इसका मतलब क्या हो, देख 1 था, इसमें से आधा गया तो कितना बचा, एक में से आधा गया, आधा बचा। फिर आधे में 1/4 और जोड़ देगा तो 3/4 बचा। ऐसे किया मैंने। ठीक है, बाकी सब अपने अपने तरीका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो फिर यहां पर बांगड़ मिल्ला मुस्कुराया कि चीते तेरी सोच तो हो गई खत्म, अब क्या करेगा बता। तो फिर अब हमने सोचा कि एक्चुअल में हमने थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर दिया। ये इधर नहीं गया था, ये इधर गया था। अरे सर आपको कैसे पता चला, बता 3/4 कहां आएगा, एक के पहले आएगा या एक के बाद आएगा। सर 3/4 तो एक के पहले आएगा। अरे 3/4 तो एक के पहले आएगा। 0 आया होगा कहीं, 0 आया होगा कहीं, फिर आया होगा 1, तो 3/4 कहां आएगा, 1 और 0 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3/4। अच्छा तो ये दूरी कितनी, मतलब इधर तो जाएगा ही नहीं, हटा दो इसको, हटा दो इधर तो जाएगा ही नहीं। तो अगर ये इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, तो ये दूरी कितनी हो गई, तो दूरी निकालनी है। मतलब ये हुआ कि सर यहां से यहां तक जो होगा वो 1 माइनस देख 3/4 पे था, 1 पे था, 3/4 तक गया, फिर वापस 1 पे आ गया, है ना। मतलब ये ऐसा गया, वापस आ गया, वापस आ गया, 1 सेकंड के अंदर ऐसा आ गया, है ना। तो यहां पर जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 माइनस 3/4, ये होगा 1/4। तो 1/4 ये यहां पर ये जो होगा वो 1/4 होगा। तो दूरी जो हो जाएगी वो 1/4 प्लस 1/4, ये होगा आधा मीटर। कितना होगा, आधा मीटर। एग्जैक्ट ऐसा कैसा सवाल है जो आपको मैंने होमवर्क में दिया है, एक बार सभी को ट्राई करना है। फिर से पूरा सवाल समझेंगे, है ना। विद्यासागर, यहां देख अपने नाम के अनुकूल काम कर। यहां पर क्या बोला है सवाल में, फिर से समझते हैं। क्या कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि यहां पर एक समीकरण है, हाथ t² माइनस t प्लस 1 दिया हुआ है। अब इसमें हमको लगा कि t बराबर 0 और t बराबर 1 के बीच में हमें निकालनी थी दूरी। तो अब हमने बोला कि सर t बराबर 0 पे कहां है पता कर लेंगे, t बराबर 1 पे कहां है पता कर लेंगे। पता चला दोनों ही बार एक ही जगह पे आ गए। तो क्या हमें चेक करना चाहिए कि कुछ गोलमाल है, कुछ गोलमाल है, पता करना चाहिए। हाँ पता करना चाहिए। तो कैसे पता, अच्छा कब पता करना है, इसका एक SP स्टार बता देता हूं कि कब ये चेक करना है, कब ये पूरा सॉल्व करना है। कब करना है, जब यहां पर t² और t के पद का चिन्ह अलग अलग हो। अरे बाबा, मतलब कि यहां पर यह और यह चिन्ह अलग अलग हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सर, इसका मतलब यह हुआ कि सर यहां पर अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो ही चेक करेंगे, वरना चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात समझ में, कब चेक करना है। तो देख इसके पहले वाले कभी सवाल में चेक किया नहीं किया, क्योंकि कॉपी के पन्ने पलटा कर दे। इसके पहले जो सवाल किए थे उसमें ये t² था, यहां प्लस था, इसका चिन्ह और इसका चिन्ह समान था, लेकिन t² और t के पद का लिख लो लिख लो लिख लो, मेरी शक्लें मत देखो। यह एनसीईआरटी संपूर्ण ही चल रही है, लिख ले कॉपी में, लिखो कॉपी में। जब t² और t के पद में, t² और t के पद का चिन्ह भिन्न हो
टी स्क्वायर और टी के पद का चिन्ह भिन्न हो, तब 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 कण यू टर्न लेगा, तब कण यू टर्न लेगा। एनसीईआरटी संपूर्ण केमिस्ट्री और बायो की, फिजिक्स की नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में जो एसपी सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है, जो नोट्स दिए जा रहे हैं वो पढ़ना है, उसमें एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। कब पढ़ना है एनसीईआरटी? जब एसपी सर बताएंगे तब पढ़ना है, अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि तुझे अब -1 और +1 में तो अंतर समझ नहीं आ रहा है। देखो यहां पर क्लियर है कहानी, तभी चेक करना है। ओके, अब यहां पर चिन्ह अलग अलग थे तो चेक करना पड़ा। चेक करने का तरीका, चीते की सोच, चीता क्या सोचता है। तो इसमें बोला सर कि पहले तो ये चेक करा, अरे सर ये दोनों बार एक ही मीटर पे आ गया, तो क्या करना है, अगर इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को यू टर्न लेना है, किसी भी चीज को यू टर्न लेना है, तो यू टर्न लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, यू टर्न लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है कि वेग शून्य करना पड़ेगा। तो वेग शून्य करे बगैर यू टर्न नहीं लिया जा सकता, यू टर्न नहीं लिया जा सकता। तो वेग शून्य करे बगैर यू टर्न नहीं लिया जा सकता। तो वेग शून्य का भय सर, वेग शून्य कैसे पता करेंगे? तो सर ये रहा एक्स, इसको अवकलन करा। अब एक गुनगुन बोल रही है सर इसको इंटीग्रेशन कर दो। गुनगुन बेटा, ऐसा क्या गुनगुना दिया मैंने जो तुझे लग रहा है यहां पे इंटीग्रेशन कर दूं मैं? डिफरेंशिएशन करना। अभी 4 बार गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया मैंने कि जब भी एक्सटी समीकरण है, वेग निकालना है तो डिफरेंशिएशन करना है। फिर भी गुनगुना रे, कौन सा गाना था? गुनगुना रे गुनगुना, कौन सा गाना था? गुनगुना गाना रे। तो ऐसा गाना नहीं गुनगुनाना बेटा, है ना। ऐसे में तो फिर दूसरे लोगों की गुनगुन खत्म हो जाएंगे। देखो यहां पर यह x dx बटा dt जो होगा वो पता चल गया। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हमने डिफरेंशिएशन करा तो वेग पता करा। अब वेग 0 कब है? आधे सेकंड पे 0 है। अच्छा सर, अब आधे सेकंड पे 0 पता चला कि आधे सेकंड पर ये कितना चल कर आया सर? यहां से गया 3/4 तक, तो 1 से 3/4 गया, मतलब 1/4 1/4 मीटर चला, 1/4 मीटर आया, तो 1/4 + 1/4 आधा मीटर आंसर हो गया। ठीक है, चलो यू टर्न का मतलब क्या होता है भाई? कौन से गांव से तू ये बता। छोड़ दे। देख, जिसको ये समझ नहीं आता है, कि मैं सच्चा ही बोल रहा हूं, जिसको लग रहा है कि +1 -1 है यहां पर, सर नहीं आता मेरे को, जिसको 4 बार बताने पर भी समझ नहीं आ रहा डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इस साल फिजिक्स मत पढ़, इस साल बायोलॉजी पढ़ ले, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ ले, नीट का एग्जाम दे, फिर सोचना कि मुझे आगे जिंदगी में क्या करना है ना। क्योंकि तो ये नहीं पता यू टर्न मतलब क्या, तो ये बोला ना गाड़ी जाके रुक कर आएगी, और कौन सी हिंदी में समझाऊं मैं? BMW क्या है? चलो रे भाई छुट्टी हो गई आज तो, है ना। त्वरण पढ़ाना था मुझे, लेकिन अब क्या ही पढ़ाऊं मैं तुम लोगों को। मैं तो सोच रहा हूं नहीं पढ़ाऊं तो अच्छा है। रोशनी बेटा, दूसरों के जीवन में अंधेरा छा जाएगा ऐसे सवाल पूछोगे तो। ये 3/4 कहां से आया? ये अभी करके बताया ना, ये 3/4 कहां से आया, और उसके बाद में 1/4 कैसे आ गया? ये क्या समझा रहा हूं मैं यार, हिंदी में तो समझा रहा हूं कि यहां पर मेरे पास ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4, तो 1 और 1 2 और 1 3, तो 3/4। ओके सल, यहां पर था पूरा 1 में से 3/4 निपट गया। ओके सल, तो यहां पर 1/4 बचा, तो 1/4 घटाऊंगा पूरे 1 में से, तो सर 3/4 बचेगा। तो ये रहा 3/4, ये रहा 1, तो 1 से 3/4 तक जाऊंगा तो 1/4 बढ़ेगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? 1/2 कैसे आया बेटा? ये लहा 1/4 और 1/4 और 1/4 जोड़ दो, तो 1/4 + 1/4, ये 1 और 1 हो जाएगा 2, 2/4 हो गया 1/2। और ना मैंने नाम देख लिया, इनका बैच डीएक्टिवेट करवा देंगे, मामला ही खत्म।
चल ओके, बहुत डर। आज के बाद मैं ऐसा सवाल नहीं कर पाऊंगा, है ना। ये सवाल जो है वो होमवर्क में दिया जाएगा, सीधे ए स्टार बैच में डिस्कस करेंगे। 20 बच्चों को पढ़ाकर मैं खुश रहूंगा जिंदगी में। चलो देखो त्वरण, अब से मैं केवल डेफिनेशन बताऊंगा, सारे जो सवाल है वो बाद में करवा दूंगा। ऐसा तो नहीं पढ़ा हुआ मैं, तो सिलेबस नहीं कर पाएंगे हम तो। चलो त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है? तो त्वरण जो होता है वो इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो त्वरण कैसे बोलेंगे सर? त्वरण क्या है? देखो, अगर मान के चलो कि कोई वस्तु का, या हमारे पास अगर कोई भी कण है, उसका समय के साथ वेग परिवर्तित हो रहा है। अच्छा सर, वेग परिवर्तित हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट सा पद, वेग बदल रहा है। तो वेग बदल रहा है, तो वेग के अंदर दो चीजें आती है। क्या आती है? एक आती है चाल और एक आती है दिशा। अब कब बोलेंगे, मैंने क्या बताया था? अनियत वेग, है ना। तो कब बोलेंगे कि यहां पर नहीं रोशन बेटा, मैं करूंगा ही ऐसा मैं, है ना। प्लीज बोलने से कुछ नहीं होगा, ऑटोमेटेड प्रोसेस। अब मेरे दिमाग में सेट हो गया, देखो। हाँ तो बेटा 2/4 को ही 1/2 लिख सकते हैं हम। एक बार खुद तो कॉपी पे पेन चला ले। कहां गया ये, किसने बोला था? नहीं बेटा ऐसा ही होगा। चलिए, त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। तो वेग में दो चीजें होती है, चाल और दिशा। क्या होती है? चाल और दिशा। ठीक है, तो अब यहां पर अगर या तो चाल बदले या तो दिशा बोले, तो मैं बोलूंगा वस्तु में क्या आ रहा है? त्वरण आ रहा है। क्या आ रहा है? वस्तु में त्वरण आ रहा है। ठीक है, तो अब वस्तु में त्वरण जो होगा वो कैसे, कब आएगा? तो दोनों में से या चाल बदले या दिशा बदले या दोनों बदल जाए, तभी हम बोलेंगे कि वस्तु त्वरित हो रही है। तो त्वरण को हम चिन्हित करते हैं ए से, इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन। क्या लिखेंगे? वेग में परिवर्तन। याद रखना, वेग में परिवर्तन किसी भी कारण हो सकता है ना, बटे में समय। अच्छा, अब ये कैसी राशि होती है? यह भी सदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन लिख रहा हूं मैं। तो वेग में परिवर्तन होगा मतलब वेग बदला, वेग में परिवर्तन मतलब वेग बढ़ा। तो वेग बदला मतलब क्या हो गया सर? अच्छा सर, वेग बदल गया, ओहो हो, तो बहुत बुरा हुआ ये तो। नहीं, बुरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वेग बदला। तो वेग बदला मतलब क्या हुआ कि उसमें दिशा थी, तो उसमें वेग था, वेग में दिशा थी। तो वेग में दिशा मतलब त्वरण में भी दिशा होनी चाहिए, त्वरण में भी दिशा होनी चाहिए। तो यहां पर त्वरण में भी दिशा होगी, बिल्कुल त्वरण में भी दिशा होगी। तो इसलिए त्वरण कैसा होगा? सदिश राशि होगा। अब इसका और फील लेते हैं हम एक एक करके, पहले छोटी छोटी सी बातों से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे त्वरण सदिश अभी लिखेंगे हम। वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन को हम डेल्टा वी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेल्टा वी बटे में डेल्टा टी। डेल्टा मतलब परिवर्तन। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक कैसी राशि है? हमने लिखा सर यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा भी है। देखो, जो सदिश राशि है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा, यहां पर हम लिखेंगे वेग। वेग में परिवर्तन या वेग ही होगा। मैंने बताया था परिवर्तन मतलब सेम ही मात्रक होता है। मीटर पर सेकंड बटे में सेकंड, तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम मात्रक के साथ में आगे बढ़े और वीमा भी समझने लगे हाथ, तो वीमा क्या होगी? इसकी वीमा क्या होगी? तो वीमा जो होगी वो होगी, अच्छा सर, मीटर मतलब लंबाई बटे में समय का वर्ग, बटे में समय का वर्ग। तो ये हो जाएगा एल टी का स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा m0 L1 टी की पावर -2, m0 L1 टी की पावर -2 इसकी विमा होगी। ठीक है,
तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, यहां पर हमारे पास जो होगा वह विमा पता चल गई और मात्रक पता चल गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें वेग में परिवर्तन मतलब जो त्वरण है उसे और फील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन का मतलब क्या होगा? वेग में परिवर्तन का मतलब होगा सर कि वेग जो है वह दो चीजों से मिलकर बना है, दिशा और चाल। दिशा और चाल। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि चाल में परिवर्तन हुआ मतलब वेग बदला, तो मैं बोलूंगा त्वरण होगा। इसी प्रकार से दिशा में परिवर्तन हुआ तो मैं बोलूंगा वेग बदला मतलब त्वरण हुआ। दोनों में से कुछ भी होगा तो त्वरण तो होगा ही होगा। ठीक है, अब यहां पर हाँ मेरे प्यारे, इसी चीज को मैं मीटर पर सेकंड के पावर -2 भी लिख सकता हूं, है ना। बेटा ऐसी मूर्खता भरी हरकत करनी है तो प्लीज मेरी क्लास में मत आओ ही मत, है ना, क्योंकि तुम ऐसा बोल रहे हो। अब एक बोला सर ये गलत लिखा, मीटर सेकंड के पावर -2 सही होता है। ठीक है, चलो तो यहां पर यह वेग में परिवर्तन जो होगा वह त्वरण कहलाएगा। तो अब इसमें सर हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो अगर मैं यहां पर ताक्षणिक त्वरण लिखना चाहूं, ताक्षणिक त्वरण, तो जैसे अगर औसत त्वरण और ताक्षणिक त्वरण, है ना, जैसे हमने पिछले बात कर रहे थे तो वैसी ही बातें यहां पर भी करते हैं। क्या कि अगर हम औसत त्वरण लिखेंगे तो जो हमने फॉर्मूला लिखा अभी वो एक्चुअल में औसत त्वरण का ही फॉर्मूला है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, मतलब वेग में परिवर्तन बटा समय। लेकिन अगर हमें ताक्षणिक त्वरण लिखना है, ताक्षणिक त्वरण मतलब क्या होगा सब फिर से सर कि डेल्टा को बहुत छोटा कर दूं मैं, डेल्टा को बहुत छोटा कर दूं मैं। ठीक है, तो अगर डेल्टा को बहुत छोटा कर दिया मैंने तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा को बहुत छोटा कर दिया तो मैं यहां पर लिखूंगा त्वरण बराबर होगा dv बटा dt। क्या होगा? dv बटा dt। क्या लिखेंगे? dv बटा dt। ठीक है, dv बटा dt मतलब कि अगर मेरे पास वेग है उसका मैं अवकलन कर दूं तो मुझे त्वरण मिल जाएगा। मतलब जैसे मेरे पास x और t के बीच समीकरण था, उसका अवकलन करा तो मुझे क्या मिला सर? उसका अवकलन करने पर मुझे वेग मिला। अच्छा सर, फिर वेग और समय के मध्य समीकरण है उसका फिर से अवकलन करा मैंने तो क्या मिला? मुझे त्वरण मिला। तो यहां पर मैं v के अवकलन से त्वरण प्राप्त कर सकता हूं। तो क्या सर इसका उल्टा भी हो सकता है? हाँ, इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे हमने समाकलन वाली बात करी। क्या कि अगर मेरे को a दिया है और वेग में परिवर्तन चाहिए तो मैं a dt का इंटीग्रेशन लिख सकता हूं जो कि होगा इंटीग्रेशन dv के बराबर, इंटीग्रेशन dv के बराबर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें जो मुझे पता होना चाहिए, है ना। हिमांशु मिश्रा ना, तेरे को मैं भगा रहा हूं आज ही, अभी के अभी। ओके हिमांशु, ये बालक बोलना कि यहाँ पे समय की दर होना चाहिए। हाँ भाई, तो बताओ कितनों को लगता है यहाँ पे दर होना चाहिए? मूर्ख, यहां लिखा है ना इकाई समय। अनपढ़ है क्या? गवार है तू? क्या लिखा हुआ है यहां पर बता? इकाई समय में वेग में परिवर्तन। क्या खुद को होशियार समझता है? औकात नहीं है तेरी डॉक्टर बनने की। एडमिशन ले लिया नीट के बैच में, कहां गया? इधर आ। ये क्या उर्दू में लिखा हुआ है क्या कि फारसी में लिखा हुआ है? क्या क्या लिखा हुआ है बताइए? इतनी देर से आधे घंटे से प्यार से बोल के पढ़ा रहा हूं, चीजें समझा रहा हूं, सर पे चढ़े जा रहा है आधे बच्चे। अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना है तो ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, किसी और से जाकर पढ़ ले इस दुनिया में। तेरे को पैसा चाहिए, मैं वापस कर देता हूं तेरा फिजिक्स का, मत पढ़ मुझसे, नहीं पढ़ा सकता मैं। तुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे +1 क्या होता है, -1 क्या होता है? तुझे 50 बार बोल दिया यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना, तेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। तेरे को ये समझ नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन क्या होता है। तेरे को ये समझ नहीं आ रहा है इकाई समय लिखा हुआ है मतलब कि परिवर्तन की दर ही होती है। इकाई मतलब क्या होता है? पिछले 1-1.5 चैप्टर समझा रहा हूं। इकाई मतलब सर क्या बोल देते हैं? डिवाइडेड बाय टाइम बोल देते, इसलिए इकाई बोल देते हैं। पैदल है क्या कल से?
चलो देखो यहां पर, देखो भाई, तो यहां पर अगर हमने dv बटा dt करा तो हमें त्वरण मिल जाएगा। अब इसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात समझनी है, क्या कि हमने बोला सर वेग में परिवर्तन की दर को समय कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहां पे परिवर्तन की दर, अच्छा तो दो चीजें बदल रही थी, चाल। तो अगर केवल चाल बदले और दिशा बदले, तो देखो ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। वेग में दो चीजें थी, तो वो त्वरण जो चाल बदलता है, वह त्वरण जो चाल बदलता है, वो त्वरण को हम बोलते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक है। और जो दिशा बदले, जो दिशा बदले, ठीक है, जो दिशा बदले, वो जो होता है वह कहलाता है अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। अब इसमें जो डिफरेंस है इसको और डिटेल में हम आगे चलकर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि अभी हमें दिशा नहीं बदलनी है, हमें क्या करना है, हमें केवल स्पीड कम ज्यादा करनी है। हमें क्या करना है? बस स्पीड कम ज्यादा करनी है, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी हम ध्यान नहीं देंगे। अभिकेंद्रित त्वरण जो होता है, ये बस ध्यान रखना हमें कि दो चीजें होती है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम सरल रेखा में बात कर रहे हैं, तो स्पर्श रेखीय त्वरण पर ही सारी चर्चा होगी। किस पर चर्चा होगी? स्पर्श रेखीय त्वरण पर ही सारी चर्चा होगी। अच्छा सर, तो अगर मैं त्वरण ना भी बोलूं तो अभी तुझे समझना है कि यह स्पर्श रेखीय त्वरण ही होता है। वैसे हम इसे 80 से चिन्हित करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अब इसे 80 से चिन्हित कर सकते हैं और इसे बोलेंगे dv बटा dt, है ना। अच्छा सर, इससे तो अभी बोला, हाँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो क्या था? वह स्पर्श रेखीय त्वरण ही था। और यह जब वस्तु की दिशा बदलेगा, इसे v स्क्वायर बटा r से चिन्हित करते हैं। ये कहां काम आएगा? जब मान के चलो वस्तु जो है गोल घूम रही है, वस्तु जो है वो गोल घूम रही है, तो यहां पर जब वस्तु गोल घूमती है तो उसमें दिशा बदली। हाँ सर, बिल्कुल बदली। जब वस्तु यहां थी, फिर यहां पहुंची, 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 मतलब ये सर्कुलर मोशन कर रही है। जब गोल घूमेगी तब उस पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, या द्विविमीय गति कर रही है तब उस पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। बाकी अभी तो हमें एक विमीय की चर्चा करनी, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो भी हमारा क्या है? स्पर्श रेखीय त्वरण ही है। ओके सर, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सा पद हमें पढ़ना होगा, जिसे हम कहते हैं कि अगर सर मान के चलो, है ना, मेरे पास जब गाड़ी की स्पीड समय के साथ बदल रही है या बढ़ रही है तो त्वरण है, त्वरण है ना। जैसे अगर मान के चलो कि एक वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, अब कुछ नहीं बोल दिया, मतलब सीधे बोल दिया सरल रेखा में गति, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति कर रही है कोई वस्तु, सरल रेखा में गति करती वस्तु के लिए अगर मान के चलो हमने बोला कि ये यहां से यहां तक चला, तो यहां पर जब आपने उसे पहली बार देखा तो उसकी स्पीड थी u, इसे हम बोलेंगे प्रारंभिक चाल। क्या बोलेंगे हम इसे? प्रारंभिक चाल। या अगर दिशा के साथ बोल रहे तो प्रारंभिक वेग भी बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंतिम वेग, या अंतिम चाल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं सदिश लगा रहा हूं तो वेग बोलूंगा, सदिश नहीं लगा रहा हूं तो चाल बोलूंगा। अब सरल रेखा में बोला तो सदिश बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी दिशा नियत रहेगी। अब मान के चलो जब तुमने इसे देखना शुरू करा तो इसकी चाल यू थी, जब तक इसे देखा तो इसकी चाल v होगी। अब अगर समय के साथ बढ़ती जा रही है, मतलब कि अंतिम वेग जो है वो, या अंतिम चाल जो है वो प्रारंभिक से बड़ी है, तो इसे क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। और इस कंडीशन में जो त्वरण आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा।
त्वरण पॉजिटिव या धनात्मक आएगा। धनात्मक आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान के चल, भगवान ना करे लेकिन ऐसा होगा क्या कि चाल जो है वह, अंतिम चाल जो है वो कम हो जाए प्रारंभिक चाल से, अंतिम चाल जो है वह कम हो जाए प्रारंभिक चाल से, तो ये भी तो त्वरण है। लेकिन इस वक्त देख, अगर फाइनल वेग, फाइनल चाल या फाइनल अंतिम वेग बड़ा होगा तो ये होगा v माइनस यू बटे में t लिखेंगे, डेल्टा टी है ना भाई, डेल्टा v बटा डेल्टा टी, मतलब चाल में परिवर्तन, तो होगा v माइनस यू बटे में t, तो परिवर्तन, तो अंतिम ज्यादा होगा प्रारंभिक से, v माइनस यू, v माइनस यू। तो अगर v बड़ा है ना, v बड़ा हो गया u से, तो यहां पर क्या हुआ, अंतिम ज्यादा है प्रारंभिक कम है, मतलब कि भुर करके आगे बढ़ा, मतलब चाल बड़ी, तो इसमें त्वरण पॉजिटिव आया। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर मैंने बोला, यहां पर अगर मैंने बोला कि v जो है वो कम हो गया u से, v जो है वो कम हो गया u से, मतलब अंतिम चाल कम हो गई u से, तो इस वक्त त्वरण जो है वो नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा। और ऋणात्मक त्वरण को, है ना, ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंदन। तो मंदन क्या है, मंदन क्या है, जब अंतिम वेग या सरल रेखा में गति करते हुए करने के लिए अंतिम वेग कम होगा प्रारंभिक वेग से, तो वह नेगेटिव त्वरण आएगा। तो नेगेटिव त्वरण, ध्यान रखना, क्या, नेगेटिव त्वरण ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण बराबर होता है मंदन के। तो मंदन एक्चुअल में क्या है, माइनस ए, मतलब जब त्वरण आए और नेगेटिव में आ जाए तो उसे हम क्या बोल देंगे, मंदन। तो जब मंदन होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी की स्पीड कम होती जा रही है। जैसे हमने चलती हुई गाड़ी पे ब्रेक लगा दिए, तो ब्रेक लगा दिए तो स्पीड कम होगी, तो स्पीड कम होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, मंदन बोलेंगे। और इसके बाद में जब स्पीड बढ़ेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर, तो अब सवाल क्या क्या बन सकते हैं। सवाल जो है वह, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट सा बेसिक सा सवाल कि जैसे मैंने आपको वीटी समीकरण दिया था, वैसे आपको जैसे एक्सटी दिया था, वैसे आपको वीटी समीकरण दे और त्वरण पूछ ले। ठीक है, तो जैसे इस पे एक दो सवाल करते हैं और इस पे और भी जो थ्योरेटिकल बात है वो हम आने वाले समय में करेंगे। इस पे एक दो बेसिक से सवाल करते हैं। मान के चलो हमें बोला है कि, अच्छा एक बार पहले मैं आपको एक सवाल करके बताऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग करोगे। सबसे पहला बेसिक सवाल, मान के चलो कि समय t सेकंड पर एक सरल रेखा के अनुदिश किसी कण का विस्थापन x निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो देखो यहां पे x दिया हुआ है, x दिया हुआ है a0 प्लस a1t प्लस a2t का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें त्वरण निकालना है। तो x से त्वरण कैसे निकाला जाएगा, तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने जो सर पढ़ा उसमें क्या क्या हो गया है, हमने पढ़ा था सबसे पहले x और v के मध्य संबंध। एक बार सारे संबंध में लिख देता हूं। तो हमने पढ़ा सर अगर आपको वेग निकालना हो तो इसे करना पड़ेगा dx बटा dt। अच्छा, और अभी अभी पढ़ा कि त्वरण निकालना तो करना होगा dv बटा dt। मतलब अगर x का t के सापेक्ष में अवकलन करूं, डिफरेंशिएशन करूं, तो मुझे वेग मिलेगा। फिर से एक और बार डिफरेंशिएशन करूं तो त्वरण मिलेगा। इसको हम एक sp स्टार रूप में भी लिखेंगे। क्या, यह है यहां पर x, यह है यहां पर v और यहां पर है a।
तो अगर मुझे x से v जाना है, सोच यहां x से नीचे गिरना है वेग, उसके नीचे त्वरण, तो हमें अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dv बटा dt करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उल्टा आना है, उल्टा आना है मतलब सर यहां पर अगर मैं चाहूं तो ये dt को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा v dt, तो ये हो गया अब इंटीग्रेशन, इस dt को इधर ले जाऊं तो जाएगा इंटीग्रेशन a dt बराबर होगा इंटीग्रेशन dx के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, यहां पर ये हो जाएगा सर इंटीग्रेशन a dt जो होगा वो बराबर होगा इंटीग्रेशन dv के, और v dt, इंटीग्रेशन v dt जो होगा वो बराबर होगा इंटीग्रेशन dx के। क्लियर है मामला। तो अगर मुझे x से v जाना, v से a जाना तो डिफरेंशिएशन, उल्टा आना है तो इंटीग्रेशन करते जाओ, आंसर आते जाएगा। क्लियर है मामला। ओके सर, बहुत बढ़िया, समझ में आया। तो अगर अब यहां पर हमें ये बातें समझ में आ चुकी है तो लगे हाथ एक छोटी सी बात और बता देता हूं जिसपे सवाल अब हमें अगली क्लास में करने को मिलेंगे, है ना। क्या करने को मिलेंगे, देखो अगर मान के चलो यहां पे जो सारे संबंध है वो सारे संबंध जो है वो टाइम के साथ है, टाइम के साथ है, लेकिन एक संबंध और बनाया जा सकता है, जैसे ये a लिखा हुआ है dv बटा dt इनटू, अगर मैंने यहां पे dx बटा dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये dx बटा dt जो है वो तो वेग बन जाएगा, dx बटा dt वेग बन गया। अच्छा सर ऐसे तो कितने ही संबंध बन जाएंगे, नहीं और कुछ नहीं बनेगा, बस ये एक लोता है, ये हो जाएगा v बरा x बराबर, अच्छा dx बटा dt तो वेग हो गया तो v, और dv बटा dx तो बच गया, तो v dv बटा dx एक और इंपॉर्टेंट सा संबंध है जो हमें पता होना चाहिए, है ना। इसमें और कोई छुपी हुई बातें नहीं है, आपके साथ कोई धोखा नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ, केवल एक ही संबंध है जो हमें पता होना चाहिए, क्या, a बराबर v dv बटा dx। क्लियर है कहानी। तो इतना इतना हमें आना चाहिए। इस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस होमवर्क में भी है, जैसे अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया वो करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हो रहा है सर x दिया हुआ है a0 प्लस a1t प्लस a2t का स्क्वायर। ओके सर, तो इसमें अगर मैं इसमें वेग निकालूंगा तो वेग कितना आता है dx बटा dt, मतलब इसका मैं कर दूंगा अवकलन। अच्छा सर a0 क्या है पता नहीं, तो इसका अवकलन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अच्छा a1, हाँ ऐसा कैसा आएगा, t का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस a2 ऐसा कैसा आएगा, t का अवकलन 2t हो जाएगा, है ना। अब यहां पर बात ध्यान रखना बस मेरी, कि यहां पर हम वेग तो निकाल रहे हैं, वेग तो निकाल रहे हैं, अब इसमें त्वरण निकालने जाएंगे। जानबूझ के उन्होंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए a1 a2 a0 ये दिया हुआ है, ताकि तुम जब त्वरण लिखो तब भी वो a से हो जाए और ये भी a1 a2 दिया हुआ है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और तुम गलती कर सकते हो। अच्छा सर इतना पुराना सवाल हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने या ना होने से, ये सवाल जो है वो पुराना है, ये आ सकता है नीट में फिर से, क्योंकि अभी पिछले 2-3 सालों से जो 10-10 15-15 पुराने साल पुराने सवाल वो एज इट इज उठकर आ रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अब हम देख सकते हैं, तो इसे बोल सकते हैं वेग आ गया, वेग कितना आ गया लिख देता हूं फिर से एक बार, ये हो गया a1 प्लस 2a2t, ठीक है। अब इसका फिर से हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा a बराबर dv बटा dt, ठीक है। फिर से डिफरेंशिएशन करते, a1 का 0 हो गया, प्लस 2a2 इंटू t का अवकलन हो गया 1, t का अवकलन हो गया 1, तो यह हो जाएगा 2a2, क्या हो जाएगा 2a2, तो है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल सही बात, सी सही जवाब होगा, सी सही जवाब होगा। क्लियर है। एक बार जल्दी से कमेंट्स में आग लगा दो, कितनों को आ गया है सवाल समझ में, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेसिक सवाल, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेसिक सवाल। अच्छा इसको और थोड़ा सा बेहतर बनाते सवाल को, और अच्छा सवाल क्या पूछ सकता है, हमें बोला एक कण की स्थिति x समय t के सापेक्ष संबंध हमें दिया गया है, अच्छा अनुसार परिवर्तित होती है,
किसी समय t पर यदि त्वरण शून्य है तो t का मान क्या होगा। क्या बोला कि किसी समय पर यदि त्वरण शून्य है तो वो किस समय पे त्वरण शून्य है। तो कैसे निकालेंगे ना। जिसको पुराने वाले सवाल में डाउट है, एक और सवाल करते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर सर x दिया गया है, हमें त्वरण निकालना है। नहीं सर, हमें निकालना है t का मान जब a 0 होगा, t का मान जब a 0 होगा। तो a त्वरण है, तो त्वरण निकालिए। तो त्वरण निकालना है, तो त्वरण कैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा। अच्छा सर, x बराबर जो है वो a t² माइनस bt³ है। तो इसका 2 बार अवकलन, तो पहले अवकलन करेंगे तो वेग आ जाएगा, अभी जैसे करा एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट सवाल है। तो ये हो जाएगा अवकलन के बाद में सर सीधे कर देते हैं, a t² का अवकलन होता है 2t माइनस b t³ का अवकलन होगा 3t²। कितना हो जाएगा, 3t² हो जाएगा। तो कितना बन गया, ये हो जाएगा 2at माइनस 3bt का स्क्वायर। क्या ये आंसर आ गया, नहीं, ये वेग आया है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है त्वरण। तो जो त्वरण होगा वो होता है dv/dt। त्वरण क्या होगा, dv/dt होता है। तो dv/dt मतलब इसका मैं फिर से कर दूं अवकलन, क्या कर दूं, अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2at माइनस 3bt का स्क्वायर dt। अच्छा, तो इसका अवकलन करने पे आंसर क्या आएगा, इसका अवकलन करने पर a बराबर होगा, अच्छा ये होगा 2a। अच्छा, अभी कंफ्यूज मत होना, ये a कांस्टेंट था, ये तो त्वरण आया है ना, हम अब निकाल रहे त्वरण, तो त्वरण आ जाएगा। अच्छा सर, ये 2a, t का अवकलन हो गया 1 माइनस 3b इंटू 2t, कुछ नहीं किया, सिंपल अवकलन करा। अब ये त्वरण निकालना था, नहीं, एक और एडवांस सवाल है। क्या बोला है, इसने बोला है कि जब त्वरण शून्य होगा, तो सर त्वरण शून्य होगा पता कर सकते हैं क्या, त्वरण को कर दिया 0, तो 0 कर देंगे तो क्या होगा 2a माइनस कितना, ये 6 हो जाएगा, 6bt बराबर 0। अच्छा सर, 6bt को उधर ले जाओ तो 2a बराबर हो जाएगा 6bt। अच्छा, 6bt को नीचे ले आओ तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 2a बटे में 6b, या कट जाएगा ये और हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा a/3b। ये समय आ गया, तो a/3b जो होगा वो हमारे पास आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आ गई बात समझ में। तो इतना हमसे बनना चाहिए, बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल है जिनमें आपको x दे देंगे त्वरण पूछ लेंगे, x दे देंगे त्वरण पूछ लेंगे। अब जैसे इसमें त्वरण दे दिया, वेग पूछ लिया, इसमें इंटीग्रेशन करना है, इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ऐसे और क्वेश्चंस मैं कल की क्लास में करवाऊंगा। साथ ही साथ इसमें वेग दे दिया है, दूरी पूछिए, v दिया है, x निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। फिर उसके बाद में x दिया है, वेग पूछा है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। ये मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जो मेन यूज है वो पहले चैप्टर में बहुत ज्यादा, इसलिए ये पढ़ाया गया था। तो एक बार उसे भी रिवाइज कर सकते हो आप। और ये वाला जो सवाल है, ऐसे सवाल होमवर्क में भी आपको मिल जाएंगे, आप ये वाला सवाल ट्राई कीजिए। कल की क्लास में हम इसमें और भी चर्चाएं करने वाले हैं। ठीक है, चल, तो ये 3 सवाल मेरी तरफ से होमवर्क में, बाकी वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए अभी। चल, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। हाँ, 3/5 का सॉल्व कर लो एक बार बेटा, हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो,
बेटा ओपी इन द चैट बॉक्स मतलब ओवर पावर्ड, मतलब जिसको बहुत अच्छे से समझ में आया वो ओपी इन द चैट बॉक्स लिख देता है। चलिए तो एक बार फिर से वाले सवाल क्लास के बाद में खुद को सॉल्व करने हैं, जितने सवाल करवाए वो सारे सवाल सॉल्व करने हैं। अगली क्लास में है ना इस पर ही आधारित और सवाल करेंगे हम ना। बेटा जिसको डीएस बटा डीटी नहीं आता एक बार खुद से मान तो ले कम से कम कि तूने गलती करी है इस दुनिया में। खुद से मानने को ही नहीं तैयार है कि पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है यार, सबसे बन रहा है और मुझसे ही क्यों नहीं बन रहा, शायद मैं गलत हूं। किरण बेटा दूसरों की जिंदगी से प्रकाश और किरण चले जाएगा। क्यों चले जाएगा? क्योंकि आप पुराना नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं यहां खड़े होकर कुछ भी कर लूं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, नीट नहीं निकलेगा। एक बार कबूल करना कि मैंने एडमिशन लेट लिया है, और मेरे को जब बोला गया था कि RM2 में एडमिशन कर सकते, तब भी हमने मना बोला, हमने होशियारी बता के बोला कि नहीं हम इसी बैच में आएंगे। तो जब आए हो इस बैच में तो जो पुराना है वो पढ़ो भाई। सुबह जब मैं बैकलॉग सीरीज करवा रहा हूं उसमें पढ़ो, उसमें भी नहीं पढ़ना तो खुद से पढ़ लो। पूरी क्लासेस रिकॉर्डेड ऐप में डली हुई है। अगर पढ़ना ही नहीं है तो बेटा क्या है फिर जिंदगी में? मत करो मेहनत, छोड़ दो सब कुछ। कम से कम दूसरे तो नीट निकाल लेंगे। खुद की हरकतों से दूसरों की जिंदगी में भी परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो, है ना? तो अगर जिनको पता, देखो मैं नाम लूंगा, मैं बोलूंगा तेरा बार बार नाम बोलूंगा कि यार तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। जब खुद को पता है कि मेरी गलती है तो उसे मान लो। जितनी जल्दी मान लोगे उतना अच्छा हो जाएगा। पंकज तू भी उन्हीं में से एक है। तो एक बार खुद की गलती मानो कि मैंने सर नहीं पढ़ा है, आपने जो पढ़ाया है पुराना वाला वो मैंने ना तो रिवाइज किया है ना तो मैंने पढ़ा है। मैं अपनी बैंगन जैसी शकल लेकर यहां आ गया हूं दूसरों को परेशान करने। मैं ये देखना चाहता हूं कि दूसरे आगे कैसे बढ़ जाए, कैसे वो नीट क्वालिफाई कर ले। ठीक है, तो उसके लिए हाँ बेटा न्यू स्टूडेंट, मुझे पता है तू न्यू स्टूडेंट है, तो एक बार जाके पढ़ना पुरानी वाली क्लासेस। और किरण बेटा मैं तुम्हें आज नहीं पिछले 5-6 दिनों से ये बोल रहा हूं, सैटरडे संडे क्या किया तुमने ये बताओ। खुद से मेहनत करना नहीं है, खुद से पढ़ना नहीं है, बस दूसरों को परेशान करना है। तो अगर यही चलता रहा बेटा तो दूसरे तो थोड़े दिन तक तुम्हारी सुनेंगे, उसके बाद में वो भी बोल देंगे भैया इसको भगा दो यहां से। मैं क्या, वो खुद ही भगा देंगे तुम इस बैच से। तो अगर रहना है इस बैच में तो ईमानदारी से रहो, बढ़िया से पढ़ो और अच्छा सा आचरण करो। और ये मैं केवल फिजिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, मुझे पता है तुम हर क्लास में क्या क्या कमेंट करते हो जाकर। तुम्हारी यही हालत बायो में, यही हालत फिजिक्स केमिस्ट्री में भी है। इसी कारणवश पार्सर ने तुम्हारे कमेंट देखना छोड़ दिए है। छोड़ दिए ना पार्सर ने कमेंट देखना तुम्हारे? बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि तुम लोग परेशान कर रहे हो। तुम यहां जो बच्चा पढ़ने आया उसे पढ़ने नहीं दे रहे हो। तो अगर तुमने नहीं पढ़ा है कुछ तो बेटा आज पीछे का जो था वो जाके पढ़ो। ठीक है, तो एक बार पुरानी क्लासेस जाकर देखो, रिवाइज करो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद में आप आगे बढ़िया से पढ़ सकते हो। चलिए तो हम मिलेंगे अब कल की क्लास में 4 बजे। थैंक यू, टाटा बाय बाय।